हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर कई सारी वीडियोस अपलोडेड है। न्यू व्यूअर्स कैन चेक आउट देम ऑन माय चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन। कल काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन में हमने पहला टॉपिक पढ़ा था, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका दूसरा काइंड, जो कि है कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। तो आइए चलिए इसके बारे में जानते हैं। कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी ये कहता है दिस कन्वेंशन इज एन एक्सेप्शन टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। जो फुल डिस्क्लोजर का था, उन्होंने वो क्या बोलते थे कि बिजनेस को, जो भी बिजनेस इंटरप्राइज को, जो भी उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड जितनी भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है, उनको क्या करना चाहिए, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए। यही कहता था डिस्क्लोजर वाला। अब ये कन्वेंशन उसका क्या है, एक्सेप्शन है। आइए देखते हैं कैसे है। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, आइटम्स हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट अफेक्ट or being irrelevant to the users need not be disclosed। अच्छा, वो कहता था कि सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, लेकिन मटीरियलिटी कंसेप्ट, मटीरियलिटी जो कन्वेंशन है हमारा, वो ये बोलता है कि जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूजर्स के लिए इनसिग्निफिकेंट है, मतलब इतनी ज़रूरी नहीं है और ना ही रेलिवेंट है, ठीक है, यानी इररेलिवेंट है, उन इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। दीज अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स आर आइदर लेफ्ट आउट और मर्ज विद द अदर आइटम्स। या तो इन अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स को या तो आप छोड़ दें, या जो दूसरे आइटम्स है उनके साथ मर्ज करके, ठीक है, मर्ज करके आप उनको बता सकते हैं, जो कि इनसिग्निफिकेंट है यूजर्स के लिए, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अलग से उनको शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। विद अदर आइटम्स, अदरवाइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स विल बी अननेसेसरी ओवरबर्डन। अगर हम जो है बहुत सारे ऐसे आइटम्स को जो कि ज़रूरी नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट है, किसके लिए, यूजर्स के लिए इनसिग्निफिकेंट है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, ठीक है। या तो उनको पूरे आइटम को पूरी तरीके से छोड़ दे, उन इंफॉर्मेशन को पूरी तरीके से छोड़ दे, या दूसरे जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ उनको मर्ज करके शो कर सकते हैं। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर किए जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई अननेसेसरी का बर्डन नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आपको डेटा मिल रहा है, अगर डेटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होगा तो आपको भी उसको देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या प्रोवाइड करते हैं, डेटा प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं यूजर्स के लिए। अगर उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो इररेलिवेंट होंगी, तो उनको देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो आप ऐसी इंफॉर्मेशन को देखना भी नहीं चाहोगे, ठीक है। आप क्या करते हो, जल्दी से, आपकी नज़र क्या होती है कि जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर से देख लेना, ताकि हम जल्दी रिजल्ट निकाल सके, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये कॉन्सेप्ट यही कहता है, मटीरियलिटी का कन्वेंशन यही कहता है कि आपको ऐसी इमटीरियल इंफॉर्मेशन को शो नहीं करना चाहिए, अनइम्पॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन को शो नहीं करना है, ठीक है। अब कोहलर के अकॉर्डिंग टू कोहलर, मटीरियलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स अटैचिंग टू अ स्टेटमेंट, फैक्ट or item whereby its disclosure or the method of giving its expression would be likely to influence the judgment of a reasonable person, ठीक है। जो भी मटीरियलिटी का मतलब क्या होता है, मटीरियलिटी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी स्टेटमेंट का, किसी भी फैक्ट का, ये किसी भी आइटम का, जो ये डिस्क्लोज, जो
जो किस पे डिपेंड करता है, डिस्क्लोजर पे या उसके एक्सप्रेशन पे, कि अगर उसको एक्सप्रेस करने से अगर जो पर्सन है उसका जजमेंट अगर इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को आपको प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। और अगर उसका जजमेंट जो है अगर वो रीजनेबल है, ठीक है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को शो नहीं करना चाहिए, ठीक है। मटीरियलिटी एक तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि फैक्ट या स्टेटमेंट का के डिस्क्लोजर पे और उस किस तरीके से उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं और वो किस तरीके से एक पर्सन के जजमेंट को क्या करता है, रीजनेबल पर्सन के जजमेंट को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, इस सब पे डिपेंडेंट होता है मटीरियलिटी, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट what is material for one concern may be immaterial for another। अब इसी तरीके से मटीरियलिटी किस पे डिपेंड करता है, फैक्ट और आइटम पे। अब हो सकता है कोई जो फैक्ट या आइटम या स्टेटमेंट हो वो एक बिजनेस कंसर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और दूसरे बिजनेस कंसर्न के लिए बिल्कुल भी जो है यूजफुल या इम्पोर्टेंट ना हो, ये भी होता है, ठीक है। अब जैसे आइए इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे कि अगर स्मॉल टूल्स है, ठीक है, स्मॉल टूल्स या स्मॉल टूल्स की जो कॉस्ट है वो मटेरियल इंफॉर्मेशन है किसके लिए, जो रिपेयर वर्कशॉप है। लेकिन अगर जो है एस्कॉर्ट्स लिमिटेड की बात कर ले तो इनके लिए क्या है, वही इंफॉर्मेशन इमटेरियल है, वही एग्जाम्पल दिया गया है। फॉर इंस्टेंस द कॉस्ट ऑफ स्मॉल टूल्स मे बी मटीरियल फॉर अ स्मॉल रिपेयर वर्कशॉप बट द सेम फिगर मे बी इमटेरियल फॉर एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, ठीक है। जो कॉस्ट है स्मॉल टूल्स की वो मटेरियल इंफॉर्मेशन किसके लिए है, रिपेयर वर्कशॉप की, और वही अगर उसी कॉस्ट को देखते हैं, स्मॉल टूल्स के कॉस्ट को देखते हैं, वो इमटेरियल है किसके लिए, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड की। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड क्या होती हैं, वो होती हैं एंटरप्राइजेस जो किस में डील करती है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में, रेलवे इक्विपमेंट में, मतलब इनका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इनका बिजनेस होता है। तो उनके लिए ये छोटे टूल्स की इंफॉर्मेशन या उनसे रिलेटेड जो भी कॉस्ट होगी वो उनके लिए उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होगी जितनी कि एक रिपेयर वर्कशॉप वाले के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। आया समझ में। अब इसी तरीके से अब ये मटीरियलिटी किस पे डिपेंड कर रहा है कि कैसे उसका एक्सप्रेशन है, ठीक है, और वो कितनी हद तक जो है क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है किसी रीजनेबल पर्सन के जजमेंट को, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब अ डिफरेंस ऑफ ₹500 इन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक सॉरी बच्चों, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में बी रिगार्डेड एज इमटेरियल, ठीक है। 500 रुपए का जो वैल्यूएशन स्टॉक का हुआ है वो इमटेरियल हो, लेकिन अगर 500 रुपए का कैश में डिफरेंस आ जाएगा तो वो मटेरियल हो जाएगा। तो ये उसकी आइटम के बेसिस पे है कि वो आइटम है, उसी के बेसिस पे उसकी मटीरियलिटी डिफाइन हो रही है, ठीक है। स्टॉक भी एक आइटम है और एक कैश भी एक आइटम है, लेकिन स्टॉक की वैल्यूएशन में अगर 500 का डिफरेंस आता है तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता जितने की कैश के डिफरेंस से आता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये था आपका मटीरियलिटी जो है कन्वेंशन। अब इसमें यह भी कहा गया है, आगे इसको भी देख लेते हैं। Thus the accountant should judge the importance of each transaction to determine its materiality। इसीलिए जब भी जब अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको जो है हर एक आइटम के हर एक ट्रांजैक्शन की मटीरियलिटी को डिटरमाइन करना होगा, उसी के बाद उसने इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना होगा। जो इम्पॉर्टेंट होंगी इंफॉर्मेशन वही वो डिस्क्लोज करेगा, मतलब उन आइटम्स को दिखाएगा जरूर से जरूर।
ठीक है, लेकिन जिनकी वजह से उनके डिसीजन पे या उनके जजमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसी अननेसेसरी चीजों को वो नहीं दिखाएगा। इसीलिए अकाउंटेंट के लिए ये जरूरी हो जाता है व्हाइल प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, नेक्स्ट आप ये जो है लास्ट कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। ठीक है, पहले हमने पढ़ा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, इससे पहले की वीडियो में था। आज हमने पढ़ा कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी, और लास्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। ठीक है, अब ये क्या कहता है कंसेप्ट, ये कहता है according to this convention all anticipated losses should be recorded in the books of accounts, but all anticipated or unrealized gain should be ignored। ये कन्वेंशन ये कहता है एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेट मतलब जो भविष्य में हो सकते हैं, हुए नहीं हैं लेकिन भविष्य में ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो ऐसे जो भविष्य में नुकसान हो सकते हैं उनको रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और ऑल एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज्ड मतलब अभी मिली नहीं है, गेन शुड बी इग्नोर्ड, इनको क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, जो भी एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं उनको रिकॉर्ड करना है, जो भी एंटिसिपेटेड इनकम्स है या गेन्स हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करना है, ये कन्वेंशन ये कहता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स कंजर्वेटिज्म इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। ठीक है, प्लेइंग सेफ, प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल नोन लायबिलिटीज एंड लॉसेस even though the amount cannot be determined with the certainty। क्या होता है कि आप क्या बनाते हो, प्रोविजंस बनाते हो ऐसी लायबिलिटीज और लॉसेस के लिए जो हो सकती हैं। ठीक है, अब जैसे एक होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, डेब्ट्स मतलब जिनसे आपको पैसा मिलना था लेकिन हो सकता है कि वो भविष्य में आपका पैसा नहीं दे पाए, तो आप इसके लिए जो है क्या बना लेते हो, रिजर्व बना लेते हो, प्रोविजन बना लेते हो। ठीक है, तो यानी कि ये एंटिसिपेटेड लॉस है, ये अभी हुआ नहीं है लेकिन आपने अनुमान लगाया कि ये हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप क्या बनाते हो, नॉन लायबिलिटीज के लिए प्रोविजंस बनाते हो एंड लॉसेस, even though the amount cannot be determined with the certainty, जबकि उनका आपको जो अमाउंट है वो एग्जैक्टली अमाउंट नहीं मालूम है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो, बनाते हो, किसके लिए, प्रोविजन फॉर लायबिलिटीज। इसी तरीके से कोई आपकी लायबिलिटीज हो सकती है फ्यूचर में। ठीक है, आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, तो ये भी आपके लिए नुकसान है कि नहीं है, तो इसके लिए भी आप प्रोविजन बनाते हो। ठीक है, जैसे पैसे मिलने बाकी थे लेकिन मिले नहीं, वो भी आपका नुकसान है। ठीक है, और इसी तरीके से आपको लायबिलिटी एकदम से पे करनी पड़ जाए, ठीक है, तो वो भी आपके लिए क्या है, लॉस है, एंटिसिपेटेड लॉस है, अभी हुआ नहीं है, ये हो सकता है। तो यही है कंजर्वेटिव का जो पॉलिसी है, वो यही कहती है कि आपको सेफ प्ले करना है। सेफ प्ले कैसे कर सकते हो कि जो आपके जो नुकसान है भविष्य में होने वाले है ना, उनके लिए आप प्रोविजन वगैरह इसीलिए बनाते हो ताकि जो है आप जो है उनसे क्या कर सको, फ्यूचर में आपको उनसे डील कर सको। आपको जो बड़ा हैवी अमाउंट का जो डैमेज हो रहा था उसकी जगह कम अमाउंट का या उससे कम डैमेज होगा। ठीक है, हो सकता है, ये एंटिसिपेटेड पे है, हुआ नहीं अभी। फिर likewise when there are different alternatives for recording a transaction, the one having least favorable immediate effect on profits or capital should be adopted। ठीक है, और
या फिर क्या है, लाइकवाइज व्हेन देयर आर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स ऑफ, लेकिन आप क्या करते हो, जैसे ये उसी तरीके से है कि आपके पास ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के डिफरेंट वेज है ना, लेकिन आप उसी वे को अडॉप्ट करोगे जो आपके प्रॉफिट पर फेवरेबल इमीडिएट इफेक्ट डाले, आप उसी को रिकॉर्ड करोगे, उसी की तरीके से ये जो प्रोविजन है वही चीज है, ठीक है, और ऐसी चीजों को आप जल्दी अडॉप्ट करोगे, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, ठीक है। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमेशा कॉस्ट, अगर कॉस्ट प्राइस भी दी गई हो उसकी मार्केट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब यहाँ पे है जो उसकी मार्केट वैल्यू है, जबकि दोनों दी गई हो लेकिन उसमें से जो कम होगी उसी को दिखाएंगे, अगर ज्यादा हो गई मतलब प्रॉफिट हो गया, एंटिसिपेटेड इनकम्स को नहीं दिखाना है, गेन्स को नहीं दिखाना है, लेकिन एंटिसिपेटेड लॉस को दिखाना है, ठीक है। तो अगर आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई और फिर जो है आप उसको किस पे दिखाओगे, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है या रियलाइजेबल वैल्यू है उसमें से जो दोनों में से कम होगी, मतलब नुकसान को ही दिखाओगे, फायदे को नहीं दिखाओगे। प्रोविजन फॉर डाउट, यही चीज अभी मैंने बताई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज क्रिएटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेब्ट्स, ठीक है, कि ऐसे एंटिसिपेट कर रहे हो आप, ये अनुमान लगा रहे हो कि इतने बैड डेब्ट्स हमारे हो सकते हैं, इसीलिए आप उनके लिए डाउटफुल डेब्ट्स का प्रोविजन बनाते हो कि आपको उनके ऊपर डाउट है कि ये इतने लोग आपको पैसा नहीं देंगे, ठीक है। फिर ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज शोन ओनली एट सरेंडर वैल्यू एज अगेंस्ट द अमाउंट पेड, ठीक है। जो आप ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, जैसे पार्टनरशिप का बिजनेस है तो उसमें ये होता है, ठीक है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का, ठीक, तो उसमें आप क्या दिखाते हो, सरेंडर वैल्यू दिखाते हो, जो एक्चुअल में जो अमाउंट पे कर रहे हो वो नहीं दिखाते हो, ठीक है। प्रोविजन फॉर अ पेंडिंग लॉ सूट अगेंस्ट द फर्म, ठीक है। अब क्या किया है, फर्म के अगेंस्ट पे कोई भी केस हुआ है, ठीक है, लेकिन आप उसके लिए क्या बनाते हो, एक प्रोविजन बनाते हो कि अचानक से अगर हम केस हार गए तो हमें पैसा देना पड़ जाएगा, यही हमने बताया, जो भी आपकी जो फ्यूचर में होने वाली अनएक्सपेक्टेड लायबिलिटीज है उसके लिए भी प्रोविजन बना रहे थे कि नहीं, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर अ पेंडिंग लॉ सूट अगेंस्ट द फर्म विच में आइदर बी डिसाइडेड इन इट्स फेवर, उसके फेवर में भी डिसाइड हो सकता है और नहीं भी डिसाइड हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपने रिजर्व बनाया है, प्रोविजन किया है, ठीक। तो ये एंटिसिपेटेड लॉसेस है, ठीक, इसी का ये सारे एग्जांपल्स दिए गए थे। अब बात करते हैं इफेक्ट की, ठीक। इफेक्ट्स ऑफ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये कहता है कि आपको कंजर्वेटिज्म, कि आपको जो कंजर्वेटिव्स का जब कन्वेंशन आप लागू कर रहे हो तो बहुत सावधानी पूर्वक आपको इसको लागू करना है। क्यों? क्योंकि इसका क्या इफेक्ट आ सकता है, पहला इफेक्ट ये आ सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डिस्क्लोज लो और प्रॉफिट्स इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल प्रॉफिट, लोअर प्रॉफिट्स दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, ज्यादा प्रोविजन बनाओगे तो उससे प्रॉफिट्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो यानी कि आपको जब ये कन्वेंशन लागू करना है तो इसको लागू करते समय आपको कई सारी सावधानियां रखनी, बहुत सावधानी पूर्वक इसको लागू करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा सही से इसको नहीं दिखाओगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा वो गलत शो होगा, ठीक है, गलत शो होगा या कम शो होगा, ठीक। तो अगर, क्योंकि ये सब भी यूजर्स के लिए है तो आप एक तरीके से उनको भी मिसलीड करोगे अगर इस तरीके से करोगे, तो इसीलिए आपको इंफॉर्मेशन को बहुत जो है, जब आप इसको यूज कर रहे हो इस कन्वेंशन को, तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक इसको यूज करना है, ठीक है। अब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का जो वैल्यू है वो भी जो है कम दिखा सकते हैं या एक्चुअल प्रॉफिट्स नहीं दिखा सकते हैं, इसी तरीके से उसका बैलेंस शीट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। बैलेंस शीट विल डिस्क्लोज
अंडर स्टेटमेंट्स ऑफ एसेट्स एंड ओवर स्टेटमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज। क्योंकि देखो कहा ये एंटिसिपेटेड इनकम्स को नहीं दिखानी है, जो फ्यूचर में आपको गेन्स हो सकते हैं, अनुमान लगा सकते हो कि हाँ इनका ऐसा प्रॉफिट आपको हो सकता है। तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो तो आपके लिए एसेट्स हुआ ना, लेकिन उनको नहीं दिखा रहे हो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन। ठीक है, तो अगर जब नहीं दिखाओगे तो उनका अंडर स्टेटमेंट होगा ना। तो अगर क्या होगा कि अगर आप सही से नहीं इसको फॉलो करोगे, बहुत कॉशियसली आपको फॉलो करना है, नहीं तो क्या होगा एसेट्स का अंडर स्टेटमेंट हो जाएगा, मतलब एसेट्स जो है अंडर वैल्यूड हो जाएंगी और जो आपकी लायबिलिटीज है उनका ओवर स्टेटमेंट है भी नहीं, लेकिन आप बड़ा चढ़ा के और दिखा रहे हो कि हाँ ये हो सकता है, तो आपने उसके लिए रिजर्व बना दिए। ठीक है, और रिजर्व्स को भी आप लायबिलिटीज में ही दिखाते हो। ठीक है, तो इसीलिए आपकी लायबिलिटीज का क्या हो सकता है, ओवर स्टेटमेंट हो सकता है in comparison to the actual value। ठीक है, the above mentioned effects will result in creation of secret reserve which is in direct conflict with the convention of full disclosure। और ये जो क्या कहते हैं, जो भी इन चीजों का इफेक्ट आएगा उससे आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक सीक्रेट रिजर्व बनाना पड़ेगा, जो फुल डिस्क्लोजर का जो कन्वेंशन है उससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट करता है। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर में क्या बताया था कि आपको जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है वही दिखानी है। ठीक है, जो जरूरी इंफॉर्मेशन है, ठीक, उनका फुल डिस्क्लोजर करना है। अब इसका मतलब नहीं जब सीक्रेट रिजर्व बनाओगे तो उनको भी दिखाओगे, बिजनेस को अपनी सीक्रेसी नहीं लॉस करनी है। ठीक है, तो यही था आपका जो है कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस या कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव, जो यही कहता है कि एंटिसिपेटेड लॉसेस को आपको रिकॉर्ड करना है और जो एंटिसिपेटेड इनकम्स और गेन्स है उनको नेग्लेक्ट करना है, उनको शो नहीं करना है। यही था। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आज हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल का चैप्टर है वो एंड होता है। कल से हम न्यू चैप्टर के ऊपर वर्कआउट करेंगे, उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय